गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोगों का 8th लेक्चर है थर्मल फिजिक्स में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यानी 7th लेक्चर में हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने कंडक्शन पार्ट डिटेल में डिस्कस किया था। आपको याद होगा लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के आगे बढ़ते हुए कंपैरिजन ऑफ हीट फ्लो विथ करंट फ्लो डिस्कस किया, और उसके अलावा टू कंडक्टर्स या दो ज़्यादा कंडक्टर जो हैं सीरीज़ में हैं या पैरेलल में हैं, इनको हमने कंपेयर किया। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में पैरेलल में होते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने क्लास में एप्लीकेशन किया था, अभी वो हमारे सामने बोर्ड पे है। कंडक्शन का एक एप्लीकेशन था, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पोलर लेक। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पोलर लेक, पोलर रीजन जाहिर सी बात है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है निगेटिव में चला जाता है। निगेटिव में जाने की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं, लेक हैं या ओशन है या पॉन्ड्स हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। तो फ्रीज होना शुरू हुए हैं, वो कहानी हमने डिस्कस की थी। तो उसमें दो अप्रोच है, दो टाइप की सिचुएशन है। पहला केस है जहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जैसे अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर निगेटिव होगा तो पहले सारा जो पानी है लेक के अंदर वो पहले 0 डिग्री पे आ जाएगा। अज्यूम दैट व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, होल वाटर विल फर्स्ट कम एट 0। ये थ्योरेटिकल आइडिया है। प्रैक्टिकल आइडिया ये है कि जो वाटर बॉटम पे होता है वो 4 डिग्री पे होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है एंड इट ऑक्यूपाइज द लोअर लेयर। तो वो 4 डिग्री पे होता है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और प्रैक्टिकली है ना सारा आइस फ्रीज नहीं करता। लेकिन हमारा इस असम्पशन में जहाँ पे हमने मान लिया कि सारा आइस 0 पे आ गया है और फिर अगर टेम्परेचर हमारा निगेटिव मेंटेन रहेगा तो धीरे धीरे सारा जो है वो सारी लेक फ्रीज कर सकती है इस सिचुएशन में। बहरहाल हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया था, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, एक बार देख सकते हैं इसको। तो टाइम t 0 पे फ्रीजिंग स्टार्ट हुई है, और टाइम t में जो है सपोज कर लो y थिकनेस फ्रीज हो चुकी है, और चूंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है तो एक फर्दर टाइम dt में dy थिकनेस और फ्रीज होने जा रही है। फ्रीज होगी तो क्या होगा, है ना, वाटर फ्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या होगी, वो आइस के थ्रू कंडक्ट होके जाएगी। तो इस तरीके से ये एनर्जी रिलीज हुई Q बराबर ml वाले फार्मूले से, और वही एनर्जी जो पैदा हो रही है वो हैंड टू हैंड हम मानेंगे कि वो ट्रांसमिट हो रही है, यानी कंडक्ट होके जा रही है थ्रू द आइस। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फार्मूला किसका, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द आइस, और इस तरीके से ये फार्मूला डेवलप होके आ गया। यहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था लास्ट क्लास में, और ये फार्मूला टाइम के लिए, टाइम निकालने का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको एक बार तो फिर से लिख सकते हो। टी बराबर, ये सारे कांस्टेंट हैं, देखिएगा रो इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो टी बराबर रो एल अपान 2k थीटा, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनटू वाई स्क्वायर। तो मैंने ये कहा था कि टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि आइस बनने के बाद उसकी डेंसिटी में फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि अगर डेंसिटी में फर्क आएगा तो फिर उसमें थिकनेस में थोड़ा फर्क आ जाएगा, तो उस चीज को हम वहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, अगर वाटर माने चाहे आइस माने, दोनों को हम सेम मान लेंगे यहाँ पे, या हमको जैसा क्वेश्चन दिया होगा वो यूज कर लेंगे। L is the latent heat, of course, latent heat of fusion. K is the हमारा क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, डेफिनेटली इट इज K आइस। थीटा इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो नेगेटिव में था वहां पे 0 माइनस थीटा करने से वो थीटा आ गया, तो ये हो गया K आइस इनटू वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हमें फुल फ्लेज भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, और हो सकता है कि सिर्फ हमें टी डायरेक्टली इक्वल टू वाई स्क्वायर से भी काम चल जाए। तो जैसे जरूरत होगी वैसा कर लेंगे। तो एक तो ये सिचुएशन हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या थी, दूसरी सिचुएशन थी जिसमें हमने बताया, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें हमने बताया कि प्रैक्टिकली जो बॉटम लेयर है वो 4 डिग्री पे मेंटेन रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर सारा आइस फ्रीज नहीं, सारा वाटर फ्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीट यहाँ से नीचे से मिलती रहेगी तो फ्रीज नहीं होने देगी। तो उसमें एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी,
जिसमें एक मैक्सिमम थिकनेस जो फ्रीज होनी वो हो जाएगी, अब उसके आगे फ्रीजिंग नहीं होगी, और यहाँ तक ये फ्रीजिंग हो चुकी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 4 डिग्री मेंटेन है, यहाँ पे फ्रीजिंग हो रही थी, अब नहीं हो रही है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा -θ। तो यहाँ पे दो स्लैब हो गए, दो कंडक्टर हो गए, जिसमें हीट यहाँ से चलेगी और सीधा चली जाएगी। तो ये दोनों जो है वो एक वाटर और एक आइस, ये दोनों किसमें आ जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि यही हीट जो यहाँ से चलेगी मानेंगे सीधा चली जाएगी। यहाँ पे ना कोई फर्दर हीट पैदा होगी ना कोई कंज्यूम होगी, नो फ्रीजिंग नो मेल्टिंग। तो इस तरीके से सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा, सेम। तो हमने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला होता है रेट ऑफ हीट फ्लो का, KA डेल्टा T अपॉन L। तो ये आपका L है ना, तो अगर H दिया हुआ है कितना मैक्सिमम आइस फ्रीज कर सकता है, Y मैक्स है, तो बचा हुआ हाइट कितना हुआ, H माइनस Y मैक्स, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये इसकी थिकनेस हो गई। इस तरीके से इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मैक्सिमम आइस फ्रीज कर सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे दोनों ही पैटर्न पे, दोनों ही कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन आपको कराने का मैंने यहाँ पे रखा है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिए, ये किस कॉन्सेप्ट पे है, किस पैटर्न पे है, ये आपको अंदाजा लगेगा क्या सारा वाटर 0 पे जाएगा या बॉटम 4 डिग्री पे मेंटेन रहेगा, कौन सा केस है, दोनों में से कोई एक केस होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन नोट करिए, 10 centimeter layer of ice has been formed over a pond। 10 सेंटीमीटर की लेयर बनी, जब से भी टाइम शुरू हुआ होगा, अभी जो भी टाइम हो रहा है, 10 सेंटीमीटर की लेयर बन गई। 10 centimeter layer of ice has been formed over a pond of water। pond of water, lake of water, lake है पोलर रीजन में। The temperature of air is -5। एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, -5, और मानेंगे कि थ्रू आउट द प्रोसेस वो कांस्टेंट रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर की लेयर बन गई है, 10 सेंटीमीटर लेयर बनने में कितना टाइम लगा नहीं मालूम है। अब पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक द लेयर टू बिकम 11 सेंटीमीटर थिक। 11 सेंटीमीटर थिक, तो 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फर्दर देखना है। तो हम फर्दर 1 सेंटीमीटर का कैलकुलेट करें या कैसे करेंगे, देखिएगा। ठीक, आपको आइस दिया, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस दी हुई है 0.008 सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का हमें क्या मतलब होगा, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है, के की, याद है ना, वो होती है आपकी वाट, यानी जूल कह सकते हैं, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन, याद है। तो वहां पे जाहिर होते जूल के बजाय यहाँ पे क्या यूज होगा, कैलोरी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एल में भी तो कैलोरी आ रहा है ना। तो इस तरीके से चीजें हमारे लिए क्या रहेंगी, सीजीएस सिस्टम में रहेंगी, और यहाँ पे के की यूनिट में जूल की जगह कैलोरी यूज होगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी को सीजीएस के साथ कई बार यूज करते हैं, राइट। तो बताइए हाउ लॉन्ग will it take the layer to become 11 सेंटीमीटर थिक। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है, क्या इसमें कहीं इंडिकेशन है कि बॉटम लेयर को 4 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन किया गया है? नहीं ना। अच्छा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, उसमें अंदाजा लगेगा कि वहां पे कौन सा इंडिकेशन है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इंडिकेशन नहीं था कि बॉटम लेयर 4 डिग्री पे। यहाँ पे देखिए, इफ द स्टेडी थिकनेस ऑफ आइस लेयर इज 100 सेंटीमीटर, पहले इंडिकेट कर दिया स्टेडी थिकनेस, यानी इसके आगे और थिकनेस नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ही है कि यहाँ नीचे लिखा हुआ इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक इज 4 डिग्री। तो ये वाला कौन सा केस है, ये वाला प्रैक्टिकल वाला है और ये वाला थ्योरेटिकल वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराऊंगा, और दूसरा वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जहां पे एक मैक्सिमम थिकनेस ऑफ आइस बन जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी उसके आगे, और वो वाटर फ्रीज नहीं करेगा। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया है हमारा। इतने स्पेस में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए जल्दी से, है ना। अगर मैं ये कह दूं कि मैं ये फार्मूला यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने फार्मूला यहां पे लिख दिया है, तो आप ये देख लीजिए कि 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर होने में टाइम कितना लगेगा, यही पूछा जा रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकाल लूं 10 से 11 का निकालना है, तो मैं निकाल लूं भाई 10 सेंटीमीटर आइस फ्रीज होने में कितना टाइम लगा, उसको क्या कह दो आप T10।
बराबर रो एल अपान 2k थीटा, और यहाँ पे y कितना आ जाएगा, सब कुछ सीजे सिस्टम में है, t हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक, और है ना, तो 0 से 10 और 0 से 11, तो 0 से 10 का टाइम है t1, है ना, t10 कह लो, और 0 से 11 का टाइम है t11, तो 10 से 11 कितना होगा, t11 माइनस t10, तो व्हाट इज t11, रो एल अपान 2k थीटा कांस्टेंट ही रहेगा, और यहां पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर। तो बताओ व्हाट द टाइम टेकन टू फ्रीज फ्रॉम 10 टू 11, तो 10 टू 11 में क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, दिस इज t11 माइनस t10, रो एल अपान 2k थीटा कॉमन हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी 121, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। बस ये आपको टाइम निकालना है, 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर में फ्रीज होने का टाइम कितना है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, चेक कर लो आप। रो सीजे सिस्टम में, एल सीजे सिस्टम में, के सीजे सिस्टम में, और थीटा डिग्री सेल्सियस में है, ये समझ गए ना, जब पर डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस में देगा, तो यहाँ पे सारा डेटा आप रख लो, ये कैलकुलेशन पार्ट है, मैं समझता हूँ इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो इसको, सब वैल्यूज रखेंगे एंड विल गेट द आंसर, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पे जहाँ पे सारा जो लेक है वो फ्रीज कर सकता है थ्योरेटिकली, है ना, और ये उसका फार्मूला याद रखिएगा, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, नोट डाउन वेरी फास्ट। टेन से 11, तो 10 तक में टाइम कितना लगा, 11, 0 से 11 कितना लगता, तो 10 से 11 कितना लगेगा, दोनों का डिफरेंस। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काइनेमेटिक्स में भी करते हैं। ठीक, चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये सारी वैल्यूज रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द स्टेडी थिकनेस, स्टेडी थिकनेस का मतलब क्या होगा, अब इसके आगे थिकनेस नहीं बढ़ेगी, स्टेडी स्टेट का मतलब समझते हैं ना, हाँ, अब उसके आगे कोई फर्दर चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं। इफ द स्टेडी थिकनेस ऑफ आइस लेयर इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का आइस बन गया है, एंड दैट ऑफ वाटर इज 4.2 मीटर, यानी ये ऑलरेडी जो यहाँ पे आइस है वो है आपका 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, और जो पानी है वो है आपका 4.2 मीटर, तो इसको आप T1 कह दीजिए, इसको आप T2 कह दीजिए, डायरेक्टली दिया हुआ है, कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये स्पेस मिटा दूं ना, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे बेसिक तरीके से करेंगे, इसमें कोई ये थ्योरी हमको रटना नहीं है। यहाँ से यहाँ कितना टेम्परेचर 4, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना थीटा, थीटा कितना दिया -5 यानी -5 न्यूमेरिकली 5। तो यहाँ से ये T2 वो आपको दिया 4.2, यहाँ से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो सीधा यहाँ जाएगा, नो फर्दर मेल्टिंग, नो फ्रीजिंग, नो एनर्जी क्रिएशन, जो बॉटम से जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस से, और मैंने ये बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कैसे मेंटेन रहेगी, जाहिर सी बात है इसको 4 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन होने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, अर्थ के क्रस्ट से आएगी। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। तो बेसिक से लिखिए, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -5 एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम इज 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिए एक बार, if the steady thickness of the ice layer is 100 centimeter and that of water is 4.2 मीटर, ये वाटर की है ना, वाटर की टोटल डेप्थ नहीं, ये वाटर की सिर्फ है, इन ए पोलर लेक वेयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -5, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ आ गया, एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम इज मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रेशियो के वाटर अपॉन के आइस, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस का रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो के डब्ल्यू अपॉन के आई। तो क्या किया जाए, दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम कर दिया जाए, तो यहां से शुरू करिए, के ए, याद है फॉर्मूला, एरिया सेम रहेगा, के ऑफ कोर्स वाटर, ए डेल्टा टी, यहां से यहां तक कितना हुआ 4 - 0 दैट इज 4 अपॉन टी, टी कितना है 4.2 इज इक्वल टू, यही हीट सीधा आइस में जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा के आइस, ए विल बी सेम ओनली, कहां से कहां 0 से
-5 दैट इज 5, 0 से -5 दैट इज 5, Ka डेल्टा T अपॉन है ना थिकनेस कितनी इसकी है 1, यहाँ से A से कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया, और यहां से KW अपॉन KI की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन, इट इज 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल कम आउट टू बी 21/4 एंड दैट इज आंसर। बहुत इजी है, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर दिया क्योंकि इस पर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी और मैंने सोचा था कि आपको कराना है कि नहीं कराना है, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूर इसको करा देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है और कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। ये हीट कंडक्शन का लास्ट एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद आप हीट कंडक्शन पे बेस बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने प्रैक्टिसिंग मटेरियल से, और डेफिनेटली डाउट सेशन में मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, ये सीरीज वाला केस है, आइस और वाटर की जो बाउंड्री यहाँ पे टेम्परेचर 0 होगा और बॉटम पे जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आई मीन विल गो फॉर कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हमें को बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट नहीं है, उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, और 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो दोनों में कॉमन क्या था, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको पता चलेगा जब हम कन्वेक्शन डिफाइन करेंगे, तो वैसे पता चल जाएगा कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है। सो नोट इट डाउन एंड देन वी टेक कन्वेक्शन। सो वी कंप्लीटेड कंडक्शन और उस पर एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कन्वेक्शन के लिए। कन्वेक्शन तो 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो डेफिनेटली हम लोगों ने कंडक्शन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन इज डेफिनेटली वी आर टेकिंग कन्वेक्शन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में सिमिलरिटी क्या हुई, जो कि हम बता चुके हैं पहले भी कि इन दोनों में ही मीडियम की जरूरत है, जबकि रेडिएशन मोड में मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये तो बात हो चुकी है पहले भी। तो अब दोनों में फर्क क्या है, आपको याद होगा कंडक्शन हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। कन्वेक्शन मोड की पहली बात है, कंडक्शन इज सुटेबल मोस्टली फॉर सॉलिड्स और कन्वेक्शन इज सुटेबल मोस्टली इन फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा। क्योंकि क्या डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए जैसे क्या डेफिनेशन है कन्वेक्शन मोड में हीट ट्रांसफर किस तरीके से होगा। इन दिस मोड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नोट कर लो, in this mode heat transfer takes place because of actual movement of heated molecules from high temperature HT high temperature region towards low temperature region। कंडक्शन मोड में क्या था याद है आपको, कंडक्शन मोड में आपको समझाया गया था कि अगर आप ये रॉड है और इसका एक एंड आपने सपोज कर लो हाई टेम्परेचर रीजन से एक्सपोज कर दिया, किसी फर्नेस के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सॉलिड में मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और एट द मोस्ट क्या कर सकते हैं, खाली ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। जब वो हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर एम्पलीट्यूड और दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद द नेक्स्ट लेयर, और जब वो कोलाइड करेंगे तो हम बोलेंगे कि उस कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी वो ट्रांसफर कर देंगे। तो जो मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहे, अपना हिल डुल के उन्होंने एनर्जी को आगे बढ़ा दिया। जबकि कन्वेक्शन में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि in this mode heat transfer will take place because of the actual movement of the heated molecule from high temperature region towards lower temperature region। खाली मॉलिक्यूल अपनी जगह हिलेंगे नहीं, बल्कि बाकायदा मूव करके चले जाएंगे हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ। जाहिर सी मूवमेंट कहाँ पॉसिबल है, मूवमेंट तो पॉसिबल है लिक्विड और गैसेस में, खाली सॉलिड में तो पॉसिबल है नहीं। समझ की बात को, तो इसीलिए बताया गया कि इट इज सुटेबल फॉर फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स एंड गैसेस। डेफिनेशन आ गया आपके पास। In this mode heat transfer takes place because of the actual movement of the heated molecules from high temperature region towards lower temperature region। और उसके कंट्रास्ट में
कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन मोड में मॉलिक्यूल खुद मूव करके नहीं जाते। द वर्ड वाज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े और टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन की बात करेंगे। इसमें दो टाइप के कन्वेक्शन की बात करेंगे। एक हो गया हमारा नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होगा हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स समझ सकते हैं वर्ड को, नेचुरल वर्ड समझ में आता है हमें। एक नेचुरली कोई चीज हो रही होगी और यहाँ पे आर्टिफिशियली होगी, जाहिर सी बात है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन की। नेचुरल कन्वेक्शन ये हो गया हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक, तो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या खास बात होगी भाई? सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, ग्रेविटी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेविटी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या ग्रेविटी का रोल क्या है, मैं आपको समझाता हूं। चूंकि ये फ्लूइड में है, मोस्टली लिक्विड की अगर हम बात करें खास तौर से, है ना, गैसेस में भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ग्रेविटी का रोल यहाँ पे क्या है? तो ग्रेविटी का रोल समझाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि अगर हम लोग ग्रेविटी का रोल समझा रहे हैं कि अगर हम मान लिया जाए कि एक कंटेनर के अंदर दो इमिसिबल लिक्विड जो मिक्स नहीं होंगे और अलग अलग डेंसिटी के अगर हो, दो इमिसिबल लिक्विड अलग अलग डेंसिटी के अगर भर दिए जाएं, तो ग्रेविटी का ही वो रोल है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जो हायर डेंसिटी लिक्विड होगा, अगर इसकी डेंसिटी D1 और इसकी डेंसिटी D2 फाइनली जब सेटल हो जाएगा, भले आपने कैसे मिक्स किया और चूंकि वो इमिसिबल है, तो जैसे आप पानी और केरोसिन ऑयल दोनों को एक कंटेनर में डाल दीजिए, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? धीरे धीरे पानी जो हैवियर है और केरोसिन ऑयल हल्का है, तो आप देखेंगे पानी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल हैवियर है और हैवियर बॉडी क्या करेगी? वो ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो ये ग्रेविटी का ही रोल है। mg यानी g का फैक्टर आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हायर डेंसिटी लिक्विड होगा दैट ऑक्युपाइज लोअर स्पेस। यस, ये तो पता हमको। तो ये फिलॉसफी इसमें यूज की जाएगी, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा कि हैवियर डेंसिटी जो लिक्विड होता है वो नीचे रहता है और हल्का वाला ऊपर रहता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कन्वेक्शन में कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए आप एक दूसरी सिचुएशन बनाइए। सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पे एक कंटेनर में लिक्विड ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं या कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो ये सारा लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे है, यस, जो भी टेम्परेचर है। अब आप सपोज कर लीजिए कि इसको आप हीट करना शुरू कीजिए, इसको एक फ्लेम पे रख दीजिए, है ना, आप इसको गैस बर्नर पर रख दीजिए, हीटर के ऊपर रख दीजिए। अब क्या होगा? जब इस बॉटम से इसकी हीटिंग शुरू होगी, तो सबसे पहले बॉटम लेयर लिक्विड की क्या होगी? हीटेड होगी, हीट सबसे पहले अब्सॉर्ब करेगी और जैसे ही वो अब्सॉर्ब करेगी, तो अगर हम एनॉमलस बिहेवियर को छोड़ दें, एनॉमलस बिहेवियर जो बताता आपको ना, हाँ, नॉर्मल बिहेवियर में क्या होगा कि इसका क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी और ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो क्या फिलॉसफी समझाया, क्या कॉन्सेप्ट समझाया कि भैया हल्का जो लिक्विड होगा वो कहां जाना चाहिए? ऊपर, और हैवियर कहां चाहिए? नीचे। तो हम मानेंगे कि यहां से लिक्विड धीरे धीरे जो हल्का हो गया है, जो एक्सपेंड हो गया है टेम्परेचर बढ़ने से, वो ऊपर जाना शुरू करेगा, जाएगा। और जैसे ही ये लिक्विड ऊपर जाएगा, आप देख सकते हैं बॉइलिंग के दौरान लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो ऑटोमेटिकली जब ये लिक्विड ऊपर जाएगा तो स्पेस भी क्रिएट होगा नीचे, तो उस स्पेस को भरेगा कौन? ऊपर से हैवियर लिक्विड आ जाएगा। ये लाइटर लिक्विड जा रहा है और ये हैवियर लिक्विड नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लाइटर लिक्विड जा रहा है और हैवियर लिक्विड नीचे आ रहा है, तो अल्टीमेटली तो यहाँ का भी लिक्विड तो हीटेड हो गया ना, क्योंकि हीट और डायरेक्टली मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन गए, और इस तरीके से हीटिंग जो होगी वो बॉटम से टॉप की तरफ होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल कन्वेक्शन है। अगर इसमें ग्रेविटी नहीं होगी तो भी मान लीजिए कि आप बॉयल करोगे तो जाहिर सी बात है ये वाला एक्सपैंड करेगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का ही इफेक्ट है कि हल्की जो चीज होगी ऊपर होगी और भारी चीज होगी नीचे जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेचुरल कन्वेक्शन समझ में आ गया। और यहाँ पे ये जो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि लाइटर लिक्विड के ऊपर जाना और फिर हैवियर का नीचे आना, ये एक साइकिल सी बन जाती है। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन साइकिल या कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन साइकिल या कन्वेक्शन करंट।
तो ये कन्वेक्शन साइकिल या कन्वेक्शन करंट, इसको नाम दिया जाता है। लिक्विड का ऊपर जाना है लाइटर का और हैवियर का नीचे आना, तो एक साइकिल से बन जाती है। साइकिल को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल या कन्वेक्शन करंट। गॉट इट। फोर्स कन्वेक्शन के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करनी, मैं भी समझा दूंगा आपको। इधर नेचुरल कन्वेक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्पेस बचाने के लिए। नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में 2-3 बातें हम जरूर से जहन में बैठा लें, वो यहाँ पे दोबारा से मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि इनको क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर से पूछा जा सकता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में पहला पॉइंट क्या नोट करो, नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ये समझा मैंने आपको, क्योंकि नीचे से आप हीटिंग करेंगे ना, ऊपर से आप हीटिंग करेंगे तो नहीं होगा। अगर ऊपर से आप हीटिंग करेंगे तो ऊपर का लिक्विड हल्का हो जाएगा, वॉल का ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। तो जब नीचे नहीं आएगा तो फिर ऊपर से नीचे हीटिंग करने पे अगर हीट एनर्जी नीचे जा रही है तो कन्वेक्शन से तो नहीं जा रही है, कम से कम वो कंडक्शन से जा सकती है। थोड़ी मोड़ी समझ में आ गई बात। तो नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यस, नेचुरल कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन, कैन नॉट टेक प्लेस। सब कुछ शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा बोर्ड का स्पेस सेव करने के लिए। Natural convection cannot happen, cannot take place in gravity free space। अगर gravity free space होगा तो फिर ये सारी फिलॉसफी खत्म हो जाएगी, नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। नेचुरल कन्वेक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेंटिलेशन। हमारे रूम के अंदर वेंटिलेशन, वेंटिलेटर्स ऊपर से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे जो हीट पैदा हो रही है तो धीरे धीरे वो हीट कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। कन्वेक्शन की वजह से हीटेड एयर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाती है फिर वो वेंटिलेटर से बाहर चली जाएगी तो रूम हमारा कूल रहता है। तो वेंटिलेटर से नीचे नहीं बनाया गया क्योंकि नीचे से तो ठंडी हवा निकल जाएगी, ठंडी हवा थोड़ी निकालना है, गर्म हवा निकालना है। तो समर में हमारा खास से वेंटिलेटर का मतलब वेंटिलेटर से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेटर जो वेंटिलेशन है हमारा, वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है उसमें नेचुरल कन्वेक्शन रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा वेदर और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं बहुत सारे, वो नेचुरल कन्वेक्शन उसको गवर्न करता है ना। चाहे वो बहुत सारे फिनोमेना है, वेदर फॉर्मेशन में सारा आएगा और उसी को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये एनसीईआरटी में भी इसको समझा रखा है। लैंड एंड सी ब्रीजेज, आप देखेंगे ना, इनको हम लोग 2 नाम देते हैं। समुद्र के एरिया के आसपास 2 तरीके से हवाएं चलती, एक जो है सरफेस से यानी लैंड एरिया से वाटर की तरफ, और दूसरी वाटर बॉडी से यानी समुद्र से जो क्या नाम है जमीन की तरफ। तो उसमें से हम जो सी ब्रीजेस हैं वो सी की तरफ से आएंगी, उनको सी ब्रीज कहेंगे। और लैंड ब्रीजेस जो है ज्यादातर होते कि वो रिवर्स में चलेंगी, वो लैंड एरिया से, सरफेस एरिया से समुद्र की तरफ जाएंगी। तो उनको समझाने में भी हम नेचुरल कन्वेक्शन का रोल देखेंगे। और ट्रेड विंड्स, ये एप्लीकेशन में एनसीईआरटी मेंशन है, मैं इसको आपको समझा दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। तो ये दोनों जरूर मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले फोर्स कन्वेक्शन के बारे में 2 लाइनें आप लिख लीजिए। फोर्स कन्वेक्शन के बारे में 2 लाइनें लिख लीजिए। यानी कन्वेक्शन में क्या होता है, हीटेड मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर में जाएंगे। नेचुरल कन्वेक्शन में वो क्या जाएंगे, नेचुरली जाएंगे। ग्रेविटी उसमें रोल प्ले करेगी, आप उसमें कोई पुश नहीं कर रहे अपने हाथ से। लेकिन फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा कि नोट कर लीजिए, द हीटेड मॉलिक्यूल्स विल बी एक्चुअली फोर्स्ड टू मूव, पुश किए जाएंगे किसी मशीन से, जैसे कोई ब्लोअर लगा दिया जाए, कोई फैन लगा दिया जाए, समझ की बात को। तो in forced convection, the heated molecules are forced to move from high temperature region towards lower temperature, forced to move with the help of some fan। नोट करो जैसे 2 लाइन, 1 लाइन। In forced convection, the heated molecules are forced to move from higher temperature region towards lower temperature region with the help of some blower या maybe fan or something like that। इसका एक एग्जांपल बोलते हैं, हमारा ह्यूमन हार्ट बॉडी के अंदर भी एक तरीके से फोर्स कन्वेक्शन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो हार्ट है वो अल्टीमेटली क्या करता है, फ्रेश ब्लड को हार्ट उसको क्या करता है, पुश करता है, उसको फोर्स करता है टू मूव फ्रॉम। उसमें ये नहीं कि वो नीचे से ऊपर हो, कहीं पूरी बॉडी में उसको भेजना है ना, ऊपर भेजना है, नीचे भेजना है। तो उसमें वो फोर्स कंडीशन है, तो उसमें कोई नेचुरल का कोई मतलब नहीं कि वो ऊपर से नीचे हो, दाएं से ना हो, कहीं से भी कहीं हो सकता है,
ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का जो बिहेवियर है वो एक तरीके से फोर्स कन्वेक्शन की सिचुएशन है, जहां पे वो ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ भेजता है, फ्रेश ब्लड को, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने नेचुरल कन्वेक्शन के ऊपर ये जो लैंड और सी ब्रीजेस का कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में समझा रखा है, मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर दूंगा आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। लेकिन उससे पहले एक फार्मूला जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हम नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन एक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ हीट कन्वेक्शन, जैसे आपने डिस्कस किया लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वो बाकायदा एक लॉ था, उसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए और करेंगे। लेकिन एक फार्मूला जिसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछा सकता है, जिससे यहाँ पे हीट का कन्वेक्शन हो रहा है, तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कन्वेक्शन, दैट विल इक्वल टू H A डेल्टा T डायरेक्टली दिया जा रहा है। यहाँ पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जाहिर सी बात है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां से जिसके थ्रू हीट होके जाएगी, यानी मॉलिक्यूल्स होके जाएंगे। डेल्टा टी जो टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का डायरेक्टली डिफरेंस है, ठीक है। और H एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कन्वेक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे, और जो इसकी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर में उसका डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, सारे रोल प्ले करेंगे। आपको इसमें कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाना है कि H का एक फार्मूला बना के दे दीजिए, जस्ट जानकारी के लिए कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें उसकी डेंसिटी भी आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट, और आपके सामने विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का भी उसमें रोल होगा थोड़ा बड़ा। तो ये कोई बहुत परफेक्ट लॉ के फॉर्म में नहीं है, एक जस्ट इंफॉर्मेटिव है। आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो कि यस सच एक फार्मूला हमारे पास है, एक लॉ है हमारे पास। तो ये नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको बहुत ब्रीफ में लैंड एंड सी ब्रीजेस और ट्रेड विंड्स का समझा दूंगा। वैसे आप इसको जरूर से एनसीईआरटी में भी पढ़ लीजिएगा, और इस पे हम कोई न्यूमेरिकल ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, सिवाय ये कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज कंप्लीट इट फास्ट एंड देन डिस्कस these applications, land and sea breezes and trade winds. राइट, तो कन्वेक्शन का एप्लीकेशन जो मैंने बताया था आपको, दो एप्लीकेशन है, सी ब्रीजेस, और इसको हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बोलते हैं, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हमारा ट्रेड विंड्स है। तो इसको जस्ट मैं डिस्कस कर दूंगा, एनसीईआरटी में बिल्कुल डिट्टो आपको समझ लेना जाके। तो देखिए, ये दो टाइप की जो हवाएं चलेंगी, एक हवा चलेगी सरफेस एरिया लैंड एरिया से ओशन की तरफ, और दूसरी चलेगी ओशन से सी से लैंड एरिया की तरफ। तो जाहिर बात है कि जो सी ब्रीज वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो हवाएं होंगी जो चलेंगी समुद्र से लैंड एरिया की तरफ, और जो लैंड एरिया की तरफ से जाएंगी सी की तरफ वो हमारी होंगी लैंड ब्रीज। तो देखिए, ये कौन सी हवाएं कब चलेंगी वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कंडीशन पे। तो यहाँ पे डे टाइम और नाइट टाइम में कंडीशन बदल जाती है, देखिए ध्यान से। तो डे टाइम में क्या होता है, मॉर्निंग से शुरू करते हैं, मान लीजिए डे टाइम में क्या होता है, ये आपका एक तरीके से कैसा एरिया होता है, समुद्र किनारे का एरिया कैसा होता है, रेतीला होता है। रेतीला एरिया के बारे में क्या बताया गया था, डेजर्ट एरिया, सैंड एरिया कैसा होता है, गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो जैसे ही मॉर्निंग शुरू हुई तो क्या होगा कि किस एरिया की ज्यादा हीटिंग होगी, है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी वाटर के स्पेसिफिक हीट क्या बताया गया था, ज्यादा है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वाटर के स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब कि वो ज्यादा हीट लेके भी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। जबकि यहाँ पे ये गुड अब्जॉर्बर है हीट का, तो इसकी जल्दी हीटिंग हो जाएगी। तो जैसे ही मॉर्निंग शुरू होगी, डे टाइम शुरू हुआ, तो क्या होगा कि जो लैंड एरिया है, जो सरफेस एरिया, जमीनी एरिया है, वहां पे हीटिंग ज्यादा होगी, और यहाँ पे हीटिंग बहुत स्लो होगी। तो एक तरीके से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ की एयर हीट हो जाएगी, और जैसे एयर हीट होगी यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी एयर, और ये यहाँ से ऊपर जाएगी। और यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर जो है अभी ज्यादा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, टेम्परेचर यहाँ पे कूल है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हाई प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना, रेरिफाइड एयर, लो प्रेशर। तो इस तरीके से सबसे पहले तो जो हल्की एयर है वो ऊपर जाएगी, और जैसे यहाँ से हल्की एयर ऊपर जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर है,
तो जो विंड है वो ब्लो करेगी कहां से कहां, वो ब्लो करेगी ओशन से लैंड एरिया की तरफ। इसीलिए हम अगर दिन के टाइम में अगर हम समुद्र किनारे बैठे हैं तो वहां पे हमको अच्छी हवा मिलती है, समुद्र से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो ये ठंडी हवा होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीजेस। और यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ये हल्की हवा ऊपर जाएगी और ये यहाँ से चूंकि हवा इधर जाएगी, तो इस तरीके से हम मानेंगे कि ये साइकिल यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम लोग कन्वेक्शन साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, तो डे टाइम में कौन सी होंगी, सी ब्रीजेस, ध्यान रखना। और नाइट टाइम में जाके साइकिल ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, जो चीज डे टाइम में बहुत ज्यादा हीटेड हो गई थी, जो गुड ऑब्जॉर्बर है वो गुड इमिटर भी है, और नाइट होते ही ये जो डिजर्ट पार्ट है, जो जमीनी पार्ट है, वो क्या करेगा, हीट को एमिट करके क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। जबकि पानी की हीटिंग धीरे धीरे होती रही पूरे दिन, और एट द एंड ऑफ द डे शाम तक जैसे रात होगी, तो अब यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी तो क्या हो गया, अब यहाँ की जो एयर है वो ज्यादा रेरिफाइड हो जाएगी। यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, रेरिफाइड हो जाएगी, और यहाँ पे डेफिनेटली लो प्रेशर क्रिएट होगा, और सबसे पहले रेरिफाइड एयर ऊपर जाएगी। और चूंकि अब यहाँ पे टेम्परेचर कम हो चुका है, प्रेशर बढ़ चुका है, तो अब हवा जो है वो लैंड एरिया से समुद्र की तरफ जाएगी, जिसको हम लैंड ब्रीज कह सकते हैं। और इस तरीके से आप साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। तो नाइट टाइम में लैंड ब्रीज और डे टाइम में सी ब्रीज। प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट डिस्कशन के फॉर्म में, है ना। आपको एकेडमिक लेवल पे इसकी जरूरत पड़ेगी समझाने की, किसी को कंपटीशन लेवल पे सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि हम इसको किस फिलॉसफी से, किस फिनोमेना समझा रहे हैं, कंडक्शन से समझा रहे हैं, कन्वेक्शन समझा रहे हैं, कि क्या ये फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल है या नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल, इतना ही समझना है। बाकी आपको साइकिल ध्यान रखना है कि साइकिल किस तरीके से होगी, और डे और नाइट में साइकिल जो हमारे नाम है सी और ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, वो ध्यान रखना होगा भाई, बस। ट्रेड विंड्स, ये भी एक नेचुरल विंड्स हैं, और इसमें कन्वेक्शन का रोल है। तो ट्रेड वर्ड क्या होता है, बिजनेस को हम लोग ट्रेड कहते हैं। तो यानी कि पहले के ज़माने में जब हमारे पास चीज़ें नहीं होती होंगी, कंपास भी नहीं होता होगा और हमारे पास चीज़ें नहीं होती होंगी, तो जो बिजनेसमैन लोग होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, तो इन हवाओं की डायरेक्शन की हेल्प से वो समझ जाते होंगे कि भाई मुझे फलां जगह से वहाँ जाना है। तो इन हवाओं की जो रुख है, जो उनकी दिशा है, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये जो शहर है जो भी है वो इस हवा के इस तरफ होता है ना। तो हवा के रुख में मुझे चलना है, हवा की डायरेक्शन में चलना है, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, एंड समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड्स रखा गया होगा। देखिए यहाँ पे ये ट्रेड विंड्स दो टाइप की हम यहाँ बोल सकते हैं। इक्वेटर के पास हम इनको मेनली यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें दो टाइप होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इनको हम नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली कहते हैं। देखिए किस तरीके से चीजें होंगी। आप जानते हैं कि सन की वजह से जो अर्थ की हीटिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। कहां पे हीटिंग सबसे ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल रीजन की हीटिंग सबसे ज्यादा होती है, और पोलर रीजन की हीटिंग सबसे कम होती है, राइट। तो क्या होना चाहिए कि चूंकि ये इंटेंस हीटिंग हुई है, तो ये एरिया जो पोलर एरिया है, जो इक्वेटोरियल रीजन है, क्या होगा, इंटेंस हीटिंग हो गई, तो यहाँ से क्या होगा, और यहाँ पे काफी कम हीटिंग हुई, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से रेरिफाइड एयर ऊपर जाएगी, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, सेम फिलॉसफी जैसे वहां पे बताया था। तो जब यहाँ से रेरिफाइड एयर ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई प्रेशर है पोलर रीजन के पास, तो वो हवाएं क्या होनी चाहिए, दे विल मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। तो यहाँ से इस तरफ जो है नॉर्थ पोल से, इधर सदर्न पोलर रीजन से हवाएं जानी चाहिए, तो ये हवाएं सीधे जानी चाहिए, यस सीधे नीचे आनी चाहिए, इधर सीधे जानी चाहिए, जाके साइकिल कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट। अर्थ के रोटेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है, यहाँ पे अर्थ का रोटेशन जो है, चूंकि हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं और अर्थ रोटेटिंग है, तो यहाँ पे सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहाँ पे उस चूंकि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, तो जो यहाँ पे सूडो फोर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट, ये एक तरीके का सूडो फोर्स है। समझिए, स्पेलिंग चेक कर लेना, राइट।
तो रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो हवाएं अदरवाइज मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो कहां से कहां सीधा नीचे आने चाहिए, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें और सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वो बजाय वो हवाएं सीधी आने के, बिल्कुल वर्टिकल आने के, बिल्कुल नीचे आने के, वो एक एंगल पे आ जाती हैं। जाहिर सी बात है रिलेटिव मोशन में इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो वो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से आती नजर आती हैं, इसीलिए इन हवाओं का नाम रखा जाता है नॉर्थ ईस्टर्ली। और जब सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ये बन जाएंगी साउथ ईस्टर्ली। समझ गए बात को? तो ये हो जाएंगी आपकी दो टाइप की ट्रेड विंड्स। और उसी कोरियालिस इफेक्ट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हवाएं जो इक्वेटर से रेरिफाइड एयर थी जो ऊपर गई थी, वो बिल्कुल जाके पोल पे जाके डिसेंड करने के बजाय वो पोल से नीचे डिसेंड करती हैं, उसमें भी कोरियालिस इफेक्ट का इफेक्ट दिखाई देगा। तो बताते हैं कि ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आती हैं बजाय बिल्कुल पोल पे जाने के। 30 डिग्री लैटिट्यूड एंगल पे ये डिसेंड होती हैं और फिर वहां से वो नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली के फॉर्म में कहां पहुंचती हैं? इक्वेटोरियल रीजन को पहुंचती हैं। ये है हमारी ट्रेड विंड्स। तो इसमें सिर्फ हमने, मेरा पर्पज आपको समझाना था। इसमें भी सिर्फ एग्जाम्पल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी जानकारी है तो हमें चीजें अच्छी लगेंगी, बात समझ में आएगी, जो बात हम बोल रहे हैं वो समझ भी रहे थोड़ा सा है ना। बाकी इसमें कोई ऐसे नहीं लिखना। हाँ, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ताकि आप इसको अगर मान लीजिए किसी को जरूरत हो तो उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कन्वेक्शन पे इतना ही, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली विल टेक रेडिएशन। तो रेडिएशन मोड डेफिनेटली डिटेल में लेंगे हम लोग, तो इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी कंटिन्यू विथ रेडिएशन मोड। So let us start with रेडिएशन मोड। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन और उसके बाद रेडिएशन। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले बताया गया था रेडिएशन वर्ड, है ना। डेफिनेशन आपके सामने है। रेडिएशन मोड की डेफिनेशन, इस मोड में कैसे हीट ट्रांसफर होगी भाई? इसमें मीडियम की जरूरत नहीं। सबसे पहली चीज है इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। इट डजंट रिक्वायर मीडियम। ये कंट्रास्ट है, ये डिफरेंस है किसका? कंडक्शन और कन्वेक्शन का रेडिएशन से। इट डजंट रिक्वायर ए मीडियम। मीडियम है भी तो ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इन दिस मोड हीट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, 12th में पूरा चैप्टर है और आपने जरूर से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हमारी लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे मैक्सवेल नाम है हमारा साइंटिस्ट का, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये वेव्स हैं, है ना। और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, कंप्लीट एक स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम के फॉर्म में इसको, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वेवलेंथ को कंपार्टमेंटलाइज करना, डिवाइड करना। जाहिर सी बात है कि जो प्रॉपर्टी गामा रे के पास है वो विजिबल रे के पास नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होंगी, है ना। उसमें जो कॉमन है और जो डिफरेंस है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने फिर से एक बार। रेडिएशन मोड, इन दिस मोड हीट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी मैंने जब वो हीट वाली रेडिएशन होंगे तो उनको हीट रेडिएशन बोलेंगे, समझ गया। नहीं तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उनको हीट रेडिएशन वर्ड यूज करेंगे, हीट रेडिएशन, है ना, हीट रेडिएशन। ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहली बात है, इट डजंट रिक्वायर मीडियम, के पास समझ में आ गई। और एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाने के लिए, सन की एनर्जी जो अर्थ तक पहुंच रही है फॉर एग्जांपल, वो किस फॉर्म में आ रही है भाई? वो कंडक्शन फॉर्म, कन्वेक्शन फॉर्म में तो नहीं आ रही है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यस, उसमें सारी वेवलेंथ शामिल हो सकती हैं। हमें नहीं मालूम है कौन कौन सी वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ वर्ड वेव का पैरामीटर है, उसको वेव बोल रहे हैं। तो लाइट हम देखते हैं उसमें मेजॉरिटी लाइट की दिख रही है, लेकिन हमें भी मालूम है कि उसमें अल्ट्रावायलेट भी है, हो सकता है कुछ उसमें एक्सरेज भी हो, हमें नहीं मालूम है। हमारा एटमॉस्फेयर उसमें से अल्ट्रावायलेट को रोक देता है, हमारी जो ओजोन लेयर है, नहीं उसमें इंफ्रारेड भी होंगी, उसमें कुछ माइक्रोवेव भी होंगी। तो कोई भी जो सोर्स होता है
हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई सोर्स होता है तो कौन कौन सी वेवलेंथ एमिट कर रहा है हमें नहीं मालूम, देखा जाए तो ठीक है। उसमें कोई जैसे यहाँ पे लाइट है तो ज़्यादा जो विजिबल वाली ज़्यादा है ना, हो सकता है उसमें कुछ इंफ्रारेड वाली भी हो। तो इंफ्रारेड वाली जो होती है वो कैसी होती है, वो हीटिंग इफेक्ट उनके अंदर होता है। जैसे जो विजिबल है उनके अंदर कैसा लाइटिंग इफेक्ट है, तो इस तरीके से इफेक्ट बदलता रहेगा ना, ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो दूसरा टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। समझ के बात को। तो सबसे पहले एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में जानकारी होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनका स्पेक्ट्रम अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसको बना सकते हो। जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो वेवलेंथ है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है थ्योरेटिकली वेरी फ्रॉम 0 to infinity, देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो लोअर लिमिट, इसलिए उसको बोलते हैं 0 to infinity। तो अब अगर हम इस स्पेक्ट्रम, अच्छा इसको हम इसमें कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, क्योंकि गामा रे की प्रॉपर्टी एक्स रे से वेरी कर जाएगी, और इस तरीके से चूंकि प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, कुछ चीजें कॉमन होंगी लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें खास तौर से पेनिट्रेशन पावर है, जैसे अब गामा रेज है वो पूरी बॉडी से पास कर जाएगी, पूरी बॉडी को डैमेज कर देगी। एक्स रेज होती है बॉडी से पास होती हैं तो क्या होता है, बोन से पास नहीं होती हैं, तो इस तरीके से बोन का एक शेडो बन जाता है जिसको बोलते हैं एक्स रे हमारा। और अनलाइक दैट है ना, अल्ट्रावायलेट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अल्ट्रावायलेट हमको डैमेज नुकसान कर सकती हैं, तो इसलिए बताते हैं कि भाई ओजोन लेयर उसको रोक देती है। विजिबल लाइट हमारे पास आ रही है, इंफ्रारेड हमारे पास आ रही है सन से। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो आप जानते हो कि जो विजिबल रेज होती हैं, विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, उसकी जो वेवलेंथ रेंज है, ये जो मैंने स्पेक्ट्रम बनाया है इसको हम लोग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। जैसे हम आगे जा रहे हैं तो आई एम सॉरी, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी, है ना। वेवलेंथ इसकी कम होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, आपको मालूम होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा के पॉइंट ऑफ व्यू से, v इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वैक्यूम के अंदर इन सबकी वेलोसिटी सेम होती है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कॉमन बात हो गई, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम वेलोसिटी सेम स्पीड इन वैक्यूम। मीडियम बदलने पे बदल जाएगी, ठीक है, तो मीडियम की बात नहीं कर, तो ये चीज कॉमन होगी। तो एफ लैम्डा, v बराबर एफ लैम्डा, c बराबर एफ लैम्डा, तो जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां वेवलेंथ कम होगी, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का और डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो इसमें जो इंफॉर्मेटिव है वो बात ये है कि हमारी जो हीट रेडिएशंस होती हैं बेसिकली वो किस कैटेगरी में आती हैं, वो इंफ्रारेड वाले ग्रुप में आती हैं। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो हीट रेडिएशंस हैं, ध्यान रखिएगा। विजिबल जो लाइटिंग इफेक्ट में काम आता है उसकी रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली, ये रेंज बहुत परफेक्ट डिवीजन नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, है ना, इसको कोई 8000 एंगस्ट्रॉम बोलता है, कुछ में 7000 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7800 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद और जो बड़ी वेवलेंथ है वहां से हमारा शुरू होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, और इनकी जो अपर लिमिट हम यहाँ मार्क करें वो है 1 मिलीमीटर। तो इंफ्रारेड की अपर लिमिट लोअर लिमिट तो यही होगी आपके पास समवेयर 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और इसकी जो अपर रेंज होगी दैट इज अप टू 1 मिलीमीटर। और हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं नोट किया हुआ है, आप सुन लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिए कि जो बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं खास तौर से विजिबल और इंफ्रारेड में, वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे लाइट रेज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन फेनोमेना करती हैं, वैसे इंफ्रारेड भी करती हैं। शैडो फॉर्मेशन वैसे इंफ्रारेड भी करेंगी। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ चीजें कॉमन है, और जैसा कि मैंने बताया था कि सभी के लिए जो कॉमन है वही है कि सभी की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप मेरे ख्याल से इन बातों को जानते हैं, ओके। तो कॉमन प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई, कॉमन प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग ये रेडिएशन से का जो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब हीट रेडिएशन में जाएंगे हम, लॉज किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या लॉज हैं। तो लॉज डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले टर्म्स और क्या टर्म्स यूज किए जाएंगे बातों को समझाने के लिए। भाई रेडिएशन आ रही है हमारे सरफेस पे आ रही है, तो क्या हो रहा है उस रेडिएशन का, ठीक है ना, या कोई भी सोर्स है तो कितना ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा है, कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो उसमें बहुत सारे जो पहले टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ताकि जब लॉज बताया जाए तो उन्हीं के टर्म्स में होंगे, जैसा कि हर एक चैप्टर में होता है, राइट ना। तो प्लीज पुट एडिंग टर्म्स रिलेटेड टू हीट रेडिएशन,
ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सेट है टर्मिनोलॉजी का, देखिए ये वो इस तरीके से है कि रेडिएशन कहीं से आ रही है, इसका सोर्स क्या है नहीं मालूम, है ना, इसका सोर्स क्या है नहीं मालूम, ठीक है, हम इस सोर्स के बारे में नहीं कर रहे हैं बात। तो ये रेडिएशन आ रही है, हमारे पास बॉडी एक है, सरफेस है, बॉडी का सरफेस होता है, जांच होता है। तो सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पे वो है इंसिडेंट रेडिएशन। आप यहाँ पे एक टाइम लेके बात करेंगे रेडिएशन कि इतने टाइम में, कोई टाइम दोगे ना, कितना टाइम में इतना, तो जो भी टाइम लो, 1 घंटे में, आधे घंटे में, जो भी। तो इंसिडेंट रेडिएशन, कितनी रेडिएशन इंसिडेंट हुई, और ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हुई, ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे हीट रेडिएशन ही हो, लेकिन अभी हम सबको हीट ही मानेंगे, ठीक है, या और भी हैं तो हमें उसमें कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, दे आर ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। वो चूंकि हम हीट के बारे में बात करते हैं, हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला टर्म हो गया यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन। अब जब ये रेडिएशंस फॉल करेंगी सरफेस पे तो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस, क्या होगा, कुछ रेडिएशन जैसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर कोई एक पॉलिश सरफेस है जिसकी अच्छी पॉलिश हो रखी है, जैसे मिरर होता है, तो क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये सिंपल प्लेन गिलास है, तो क्या होता है, आप देखेंगे ट्रांसमिशन होता है ना, ग्लास से होकर लाइट पास होकर आ जाती है, तो अब रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। या कोई ऐसा मटेरियल है जो मतलब ओपेक मटेरियल हम लोग बोलते हैं, और वो रफ भी है ना, रफ होता है तो क्या करता है, रिफ्लेक्शन नहीं करता, और ओपेक है तो ट्रांसमिशन भी नहीं करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, उसमें काफी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो सब डिपेंड करेगा कि बॉडी है क्या, वो सरफेस कैसा है, वो बॉडी कैसी है। इसीलिए यहाँ पे 3 फेनोमेना होंगे जो रेडिएशन फॉल करेंगे, उसके 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट क्या होगा, सम पार्ट विल रिफ्लेक्टेड, कितना रिफ्लेक्ट होगा, वो बॉडी का नेचर समझाएगा, सरफेस का नेचर समझाएगा। पॉलिश्ड होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अगर ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, और अगर वो ओपेक है और रफ है तो उसमें अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा नेचर पे। इसीलिए रिफ्लेक्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, तो कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया भाई, QR पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कितना पार्ट ट्रांसमिट हो गया, QT, है ना, और कितना पार्ट अब्जॉर्ब हो गया, सपोज कर लो QA। तो जो टोटल QI था वो 3 से बढ़ गया। ये हिस्से कितने कितने होंगे वो डिपेंड करेगा सरफेस के नेचर पे, राइट। तो हम सरफेस के नेचर को समझाने के लिए 3 पैरामीटर डिफाइन करेंगे, इन 3 फेनोमेना के लिए, इन 3 प्रोसेस के लिए। रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको समझाने के लिए हम लोग उस सरफेस की प्रॉपर्टी, उस बॉडी की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिव पावर, यस, रिफ्लेक्टिव पावर, या इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस। कोई बहुत भारी भरकम टर्म्स नहीं, जस्ट जानकारी के लिए, है ना। रिफ्लेक्टिव पावर या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस की क्या डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, शब्दों में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, टोटल जो भी एनर्जी है उसको हीट बोलते रहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट, यानी जो टोटल इंसिडेंट हुई उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट हो गई। अगर 10 इंसिडेंट हुई है तो उसमें से 5 रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्ट कितनी है, 0.5, यानी अगर परसेंटेज टर्म्स बोलेंगे तो 50%, यस। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। QR अपॉन QI, ये सिंपल यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर्स हैं जो उस सरफेस के नेचर को समझाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिविटी, यस। ट्रांसमिटिव पावर, ट्रांसमिट करने की एबिलिटी उसकी, ट्रांसमिटिव पावर या कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, सेम वे QT अपॉन QI। टोटल इंसिडेंट कितनी हुई QI इन अ गिवन टाइम, जो भी टाइम ले लीजिए, उस टोटल में से कितना ट्रांसमिट हो गई, QT तो ज्यादा अच्छा, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो ट्रांसमिट ज्यादा होगा, तो उसका ट्रांसमिटिव पावर ज्यादा होगा, ठीक। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, अगर वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश नहीं है और रफ है और ओपेक भी है, तो वो ना ट्रांसमिट करेगा ना रिफ्लेक्ट करेगा, तो ज्यादा क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो अब्जॉर्प्टिव पावर या कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी डेफिनेशन एज यूजुअल समझ सकते हो, QA अपॉन QI, राइट। देखा जाए तो A जो R है, T है और A है, तीनों में क्या रिलेशन होगा, तीनों ही इंडिविजुअली क्या होंगे, A हो चाहे वो R हो, ये तीनों ही इंडिविजुअली क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकते हैं। इक्वल टू 1 का क्या मतलब होगा भाई, सारा अब्जॉर्ब हो जाए,
जितने इंसिडेंट हुए सारा ऑब्जर्व, जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से टी के लिए भी हो सकता है कि सारा ट्रांसमिट हो जाए या उससे कुछ कम होगा, तीनों इंडिविजुअल लेस देन वन होंगे। लेकिन अगर मैं तीनों का सम करूं तो क्या आएगा, तीनों का सम करके देखो, r प्लस टी प्लस ए क्या आएगा, 1 आएगा, चेक कर लो, समझ गए ना। तो ये हो गया तीनों में रिलेशन। अब देखो इसमें ये तीनों में डिफाइन कर लिया, अच्छी बात है। रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर और ऑब्जर्वेटिव पावर हमने डिफाइन कर लिया। लेकिन अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर चली गई वो चली गई अल्टीमेटली, वो हमारे काम की नहीं है। जो एनर्जी ट्रांसमिट होकर चली गई वो भी हमारे काम की नहीं। लेकिन जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, जाहिर सी बात है वो हमारी बॉडी के पास आ गई। तो अब जाहिर सी बात है कि हम इस एनर्जी से आगे की बात करेंगे, कैलोरीमेट्री में जाएंगे, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग अब्जॉर्प्टिव पावर को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या है डिटेल, अभी तो हमने डिफाइन कर लिया सिंपल वे में, जैसे हमने बाकी को डिफाइन किया था वैसे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल में आपको उधर समझाता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू हीट रेडिएशन जो डिस्कस किया। हीट एनर्जी फॉल करेगी सरफेस पे, है ना, और उसके 3 पार्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी चली जाएगी। इसी तरीके से जो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी वो भी हमारे काम की नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि जो अब्जॉर्ब होगी वो हमारे काम की है, क्योंकि अब्जॉर्ब होगी फिर उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए हम अब्जॉर्प्टिव जो पावर है या जो अब्जॉर्प्शन कंडीशन है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो अब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन किया गया, देखिए ध्यान से, दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट। गिवन टाइम में कितनी टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई, QI, कितनी इंसिडेंट हुई, QI, ये टोटल है, और उसमें से QA अब्सॉर्ब हुई। तो यहाँ पे अब जो पॉइंट है वो ये है कि जो टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है और जो उसमें से अब्सॉर्ब हो रही है वो है QA। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सोर्स है, जो भी सोर्स है, हम नहीं मालूम है सोर्स क्या है, लेकिन हम मानते हैं कि ये अगर मान लीजिए कि ब्लैक बॉडी सोर्स है, ब्लैक बॉडी सोर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना, ब्लैक बॉडी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हम मानेंगे कि ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होती है, कंप्लीट रेंज होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, कॉस्मिक रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक, यानी उनकी वेवलेंथ रेंज बहुत ज्यादा होती है। थ्योरेटिकली वो 0 से इंफिनिटी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी है QI और उसका जो पार्ट अब्सॉर्ब हो रहा है, इसमें सारी वेवलेंथ शामिल है, ठीक। तो अगर इसका अब्जॉर्प्टिव पावर कुछ आ रहा है तो ये उसका टोटल अब्जॉर्प्टिव एबिलिटी समझा रहा होगा कि भाई ये एक ओवरऑल अच्छा ऑब्जॉर्बर है। लेकिन अब हम डिफाइन करना चाहते हैं स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर। स्पेक्ट्रल वर्ड वहीं से बना हुआ है, स्पेक्ट्रम वर्ड से। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो वेवलेंथ रेंज है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो हम यहाँ पे जो टोटल वेवलेंथ रेंज है हम मानते हैं कि वो कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी तक है। अब जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें जो वेवलेंथ्स हैं वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में होंगी, सारी होंगी, और उसमें से जो ऑब्जॉर्बर वो भी सारी होंगी। लेकिन हमें ये जानना है कि भाई कि एक छोटी सी रेंज ले ली जाए, बहुत छोटी सी, या जो भी फाइनाइट रेंज है, मतलब कह दिया जाए कि भाई 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, है ना, ऐसी रफली बात कर लेते हैं, 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1005 एंगस्ट्रॉम, यानी कितनी इसमें वेवलेंथ होगी, 5 की छोटी सी रेंज आ गई। इस वेवलेंथ रेंज हो गया ना, ये रेंज कितनी क्या गई, रेंज आ गई 5 की। तो रेंज कोई न्यूमेरिकल टर्म नहीं है, कंसेप्चुअली डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी रेंज मान ले तो वो, अच्छा वो 1000 से लेकर 1005 है, या वो 2000 से लेकर 2005 है, तो दोनों में रेंज तो सेम हो गई, लेकिन लोकेशन
इसकी 1000 के पास है और इसकी 2000 के पास है, फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो जो हमारा सरफेस है वो एक गुड अब्जॉर्बर है या वो एक अब्जॉर्बर है ओवरऑल, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की, मान लो विजिबल लाइट है या इंफ्रारेड है कोई भी, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की अगर लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है, एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो फिर उसमें से वो उसको कितना ऑब्जॉर्व करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के लिए इतनी 1000 रेडिएशंस आ रही हैं तो उसमें से कितनी वो ऑब्जॉर्व करेगा, 100 आ रही है तो कितनी ऑब्जॉर्व करेगा। ओवरऑल उसका एक है कैरेक्टर कि वो एक ऑब्जॉर्व कर रहा है ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक टर्म डिफाइन किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटेड टर्म्स है, आप जान जाएंगे समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर यानी ये छोटे छोटे रेंज के लिए है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है। छोटी सी रेंज हमारी है, चाहे वो 1000 से 1005 हो, चाहे वो 2000 2005 हो, दोनों जगह रेंज 5-5 की मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये लोकेशन 1000 के पास है, ये लोकेशन 2000 के पास है, कोई 3000 के पास, तो रेंज वही है, लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ 1000 वाला हो चाहे 2000 वाला, सबके लिए उसको ऑब्जॉर्व करने की जो एबिलिटी हो एक जैसी ना हो। इसका मतलब उसका स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग जगह पे होने की वजह से। इसीलिए लैम्डा एक पर्टिकुलर लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 1000 होगा चाहे वो 2000 होगा, तो दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, देख लीजिए, ए लैम्डा बराबर क्यू ए लैम्डा अपान क्यू आई लैम्डा डी लैम्डा। डी लैम्डा क्या शो कर रहा है, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, दैट इज द लैंग्वेज, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज है ना, छोटी सी रेंज के लिए पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। यहाँ पे ये डी लैम्डा अलग से आ रहा है, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। व्हाट इज क्यू आई लैम्डा, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज। वो रेंज कहां पे लाई करे, लैम्डा पे। ये लैम्डा यहाँ का अलग अलग हो सकता है, राइट। और उसमें से जो उस वेवलेंथ रेंज की जो लैम्डा पे लोकेटेड है, 1000 पे लोकेटेड है, डी लैम्डा रेंज उसकी है, उसमें से इतनी इंसिडेंट हो रही है और इतनी अब्जॉर्ब हो रही है, और साथ में हमें यहाँ पे डी लैम्डा लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो सिंपली अगर अब्जॉर्प्टिव पावर हो चाहे रिफ्लेक्टिव पावर हो, ये यूनिटलेस है, क्योंकि एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी अब्जॉर्ब, एनर्जी इंसिडेंट। लेकिन यहाँ पे जो ए लैम्डा की यूनिट होगी वो यूनिटलेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज की, ये इंसिडेंट एनर्जी, लेकिन साथ में आएगा डी लैम्डा। तो यहाँ पे जो ए लैम्डा की यूनिट होगी दैट विल बी पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, तो इसकी यूनिट हो सकती है पर एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मैं इस हो गया ये, अगर मैं इस डी लैम्डा को इधर लाके मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगा, मेरे पास क्या टर्म आ जाएगा, ए लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, मेरे पास क्या टर्म आ जाएगा, ए लैम्डा डी लैम्डा। तो अगर मैं देखूंगा तो ए लैम्डा डी लैम्डा, ए लैम्डा डी लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्यू ए लैम्डा अपान क्यू आई लैम्डा, यानी ए लैम्डा डी लैम्डा। अब ये एक टर्म बन गया, क्यू ए लैम्डा और क्यू आई लैम्डा। क्यू आई लैम्डा एनर्जी इंस्टेंट ऑफ दैट वेवलेंथ रेंज, और क्यू ए लैम्डा एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ऑफ दैट वेवलेंथ। अगर मैं दोनों तरफ समेशन सिंबल अप्लाई कर लूं, हर एक टर्म को पूरे पे अप्लाई कर दूं 0 से इंफिनिटी, तो ये जो इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए लैम्डा डी लैम्डा। और ये क्या होगा, समेशन करके सारी एनर्जी जो अब्सॉर्ब होगी, ये क्या होगा, सारी एनर्जी जो इंसिडेंट होगी। तो जो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब अपान सारी एनर्जी इंसिडेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, वो था ए, यानी कि और कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 से इंफिनिटी। तो इंटीग्रेशन यहां अलग से लिख लो, इंटीग्रेशन ए लैम्डा डी लैम्डा जी लैम्डा विल वेरी फ्रॉम, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन के फॉर्म में रहेगा, कहीं काम का हो सकता है, इज इक्वल टू ए। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन ए लैम्डा एंड ए। एक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे कोई अलग से न्यूमेरिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन करके कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज देयर विथ यू। तो स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर, समझ में आ गई बात, स्पेक्ट्रल अब्सॉर्प्टिव पावर। तो ये तो हो गए टर्म्स, जैसे मैंने बताया था कि लाइट अगर इंसिडेंट होती है, हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो उसके 3 पार्ट हो जाएंगे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ अब्सॉर्ब हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहां तक अब्सॉर्ब वाली बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि लाइट का जो सोर्स है वो अपने टेम्परेचर की वजह से, लाइट डोंट से लाइट
है ना, हीट रेडिएशन बोलिए या जो भी रेडिएशन बोलिए, जो सोर्स है जहां से एनर्जी एमिट हो रही है ना, यहाँ तो हम लोग कि सोर्स क्या पता ही नहीं, लेकिन अब हम सोर्स की बात करें, हम सन की बात करें, भाई सन जो क्या, या ये लाइट यहाँ पे लगी उसकी बात करें, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बात ये नहीं कि कोई और सोर्स है ये ऑब्जॉर्व कर रहा नहीं, बल्कि हम मान के चल रहे हैं कि ये खुद सोर्स है और ये एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो एमिशन जो हो रहा है वो हम यहाँ पे आगे लॉस के फॉर्म में बताएंगे कि हर बॉडी एनर्जी एमिट करती है, ठीक है। हमें तो खास सोर्स दिखाई दे रहा है कि ये सोर्स है, सन को दिखाई दे रहा है कि वो सोर्स है ना, बोलेंगे भाई ये लकड़ी, ये बोर्ड, ये भी एमिट कर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो भी समझना होगा, लेकिन बर वक्त तो सोर्स खास तौर से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब ये एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो उसके लिए है ना, कौन ज्यादा एमिट करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, और हम उसके लिए कोई पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि इमिशन जो हो रहा है तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एनर्जी के फॉर्म बोल सकते हैं, एनर्जी पर टाइम बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से एनर्जी पर टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करें जिसको हम लोग बोल रहे हैं इमिसिव पावर। तो जो इमिसिव पावर है बेसिकली वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हीट इमिशन है। इंटेंसिटी वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है ना, मालूम है आपको, इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस, इंटेंसिटी वर्ड जनरल है, चाहे वो वेव की इंटेंसिटी हो या कहीं भी इंटेंसिटी वर्ड अगर यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग होता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये देखिए, तो इमिसिव पावर टेक्निकल टर्म है, इट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ हीट इमिशन। इमिशन की बात हो रही है, अगर इंटेंसिव फॉलिंग की बात होगी तो इंटेंसिव फॉलिंग भी कह सकते हैं, तो इंटेंसिव जनरल टर्म रहेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ हीट इमिशन, या इसको हम लोग बोलते हैं रेडियंसी, रेडिएट कर रहा है, तो इसलिए रेडियंसी वर्ड भी यहाँ पे आ रहा है। तो तीनों टर्म यूज करते हैं, इसमें ज्यादा पॉपुलर वर्ड इमिसिव पावर ही है और रेडियंसी भी है, और इंटेंसिव वर्ड तो जनरल टर्म है। इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी एमिटेड, ये एमिटेड एनर्जी हो, जिसमें भी वही बात है कि टोटल एनर्जी एमिटेड इन ए गिवन टाइम में, तो इसमें फिर आ गया टोटल, तो ये एक तरीके का टोटल इमिसिव पावर है, जैसे टोटल अब्सॉर्ब्ड पावर था, इस तरीके से टोटल इमिसिव पावर है। तो व्हाट इज द इमिसिव पावर, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इसका एरिया ए है, टी टाइम में अगर ये एनर्जी क्यू एमिट कर रहा है, तो व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज इमिसिव पावर डिफाइंड एज, है ना, इसको शब्द में लिख सकते हो आप, इमिसिव पावर कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां से जो Q अपॉन T होगा वो क्या होगा, दैट विल बी पावर एमिटेड, ठीक है ना, वो तो सब रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा आपका पावर टर्म, तो इसलिए इमिसिव पावर की यूनिट क्या होगी, वही होगी जो इंटेंसिटी की होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट। इमिसिव पावर जस्ट लाइक इंटेंसिटी ऑफ हीट इमिशन, इसको हम लोग रेडियंसी बोलेंगे। और वापस हम लोग फिर वापस हम लोग जो है डिफाइन करेंगे क्या, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर या स्पेक्ट्रल रेडियंसी बोल सकते हैं। तो ये वही सिचुएशन हो जाएगी कि ये जो बॉडी है ना, मान लिया जाए कि ऐसी बॉडी है विच इज एमिटिंग ऑल द वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ एमिट कर रही है, तो ये टोटल एनर्जी एमिटेड है, इसमें सारी वेवलेंथ शामिल है। लेकिन हमें जानना है कि भाई ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, अगर हम मान लें कि सारी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, तो क्या हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम होगी? क्या ये जितनी लाइट एनर्जी भेज रहा है उतना ही अल्ट्रावायलेट भी भेज रहा है? क्या उतनी एक्सरे भी भेज रहा है? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है? जाहिर सी बात है वो विजिबल लाइट के, इंफ्रारेड भी इसमें कम है, लेकिन अगर हमारा पुराना बल्ब, पीला वाला बल्ब होता है, तो वो जो है उसमें कुछ इंफ्रारेड वेव होती है, उससे हीट काफी आती है, लाइट भी आती है और हीट भी आती है। तो इस तरीके से जो भी सोर्स होता है, तो ठीक है, मान लें कि सारी वेवलेंथ भेज रहा है, लेकिन हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम नहीं होती है। इस चीज को हम लोग फोटॉन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फोटॉन इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट, है ना। वो लाइट का फोटॉन हो, चाहे वो एक्सरे का फोटॉन, फोटॉन खाली लाइट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज किया सकता है ना। एक्सरे के फोटॉन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, गामा रे फोटॉन का कॉन्सेप्ट आएगा, और लाइट फोटॉन जो वर्ड बेसिकली पैदा हो रहा है वो लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम फोटॉन वर्ड इस्तेमाल, वो एनर्जी पैकेट है। यानी कि अगर इस वेवलेंथ के जितने ज्यादा फोटॉन है, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी है उस वेवलेंथ की। समझ के बात को? तो ये सोर्स सारी एनर्जी एमिट कर रहा है, सारी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, लेकिन हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम नहीं है। इस चीज को हम लोग बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर? तो हमें बताना होगा कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए
कितनी ज्यादा या कम वो एनर्जी एमिट कर रहा है। व्हाट इज क्यू लैम्डा? अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज। 1000 वाली रेंज लूंगा तो अलग वैल्यू हो सकती है उसकी, 1000 वाले को ज्यादा एमिट कर रहा, 2000 वाले को कम कर रहा, या जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, स्पेक्ट्रल का मतलब पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। तो यहाँ पे जो यूनिट होगी, पहले तो डेफिनेशन आपको यही आ जाएगी, क्यू लैम्डा अपान 80 अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, साथ में एक और पर लगा दो, क्या? पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। तो इसकी यूनिट भी उसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैं बताया था ना, एक एक्स्ट्रा पर एंगस्ट्रॉम बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम सॉरी, ऑलरेडी ये पर सेकेंड हो चुका है इसमें वाट में, तो ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर, साथ में इसमें पर एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे इसको एंगस्ट्रॉम कह रहे हैं ना, कोई बोले भाई वो तो लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में बोला जाता है। अगर इसको मीटर लिखना चाहोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, डजंट मैटर। और जिस तरीके से रिलेशन था हमारा ए लैम्डा का ए के साथ, वैसे ही हमारा रिलेशन होगा ई लैम्डा का ई के साथ। ई लैम्डा क्या है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, पर्टिकुलर वैल्यू को समझा रहा है, और उस पूरे रेंज को उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल इमिसिव पावर। तो ये रिलेशन हमारे फिर से आ गया हमारे पास, और इसीलिए यहाँ पहली बार बताया गया था। पहली बार हमको समझ में दिक्कत हो सकती है, दूसरी बार दोबारा हम उसको समझाएंगे तो हम समझ में आ जाना चाहिए कि यस, इसका अपना एक पर्पज है और ये रिलेशन में मालूम होना चाहिए। ये स्पेक्ट्रल छोटे छोटे रेंज और सब पूरी रेंज को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा भैया? पूरा आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे बाद में भी काम आएगा, ठीक है। इसमें दो पैरामीटर में और डिफाइन करना चाहूंगा पहले, एंड देन ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे इमिसिव पावर हो गया, इमिशन करस्पॉन्डिंग, या अब्जॉर्प्शन करस्पॉन्डिंग। इमिशन अब्जॉर्प्शन ये इंपॉर्टेंट हमारा है ना, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होके गया वो चला गया, लेकिन इमिशन हम अगर बॉडी अगर एनर्जी एमिट कर रही है तो जाहिर सी बात है हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो कहने की टेम्परेचर, फिर उसमें कैलोरीमेट्री लग जाएगी। तो जो चीज रिलेटेड होती है वो हमारे इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज चली गई वो खत्म, ठीक। तो यहाँ पे दो पैरामीटर डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर लॉज ऑफ रेडिएशन, हीट रेडिएशन से रिलेटेड लॉस की बात करेंगे। तो क्या रहेंगे दो पैरामीटर? एक टर्म होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मालूम है सभी को, और एक लास्ट टर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे इमिसिविटी। तो ये पैरामीटर जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स, उसमें दो पैरामीटर नोट करो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की क्या डेफिनेशन है और इमिसिविटी। उसके बाद हम लोग we will be able to go for laws related to heat radiation. तो ये दो टर्म और डिफाइन कर लें यहाँ पे हम लोग। पहला ये हो गया हमारे पास इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, अब्जॉर्प्टिव पावर, सारे हो गए। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पैरामीटर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की क्या डेफिनेशन है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम जो डिफाइन करेंगे वो डिफाइन कर रहे हैं एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा सरफेस जिसपे जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट होगी वो क्या करेगा? सब अब्सॉर्ब कर लेगा। A body or the surface such that all the incident radiations will be absorbed by it. तो हमारा जो पहला पैरामीटर था हमारा अब्सॉर्प्टिव पावर वाला, उस अब्सॉर्प्टिव पावर में सारा, इसमें स्पेक्ट्रल की बात हो रही है, सारे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है A is equal to 1. यस, पहली जो डेफिनेशन है वो अब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से a body or surface such that all the incident radiation, incident energy will be absorbed by the body. Such a body, such a surface is called, है ना, perfectly, क्या बोलेंगे? perfectly black body, ठीक है ना। मोस्टली जो बॉडीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेंगी, वैसे दुनिया में क्या जाए तो भाई कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होगी, है ना। लेकिन कोई ऐसा थ्योरेटिकल आइडिया हम डेवलप करें या प्रैक्टिकल आइडिया डेवलप करें जहाँ पे जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई, तो एकेडमिक लेवल पे भी समझा रखा है कुछ एग्जांपल्स कि वो सारी एनर्जी जो भी उस पर इंसिडेंट होगी वो सब अब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अब्सॉर्प्टिव पावर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। से बाद में हम लोग देखेंगे हमारे पास लॉ है यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ, और हम जानते भी हैं कि जो गुड अब्जॉर्बर होता है वो गुड इमिटर भी होता है। तो जिसके बारे में हम कह रहे हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इट इज गुड अब्जॉर्बर, इट विल अब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशंस। इस तरीके से अगर उस बॉडी को हीट किया जाए, अगर वो हाई टेम्परेचर पे समहाउ रखी जाए तो वो इमिशन भी बढ़िया करेगी। तो गुड इमिटर्स आर गुड अब्जॉर्बर एंड वाइस वर्सा, ये लॉ के फॉर्म में आएगा। तो अभी बर वक्त हम अब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी होगी उसका क्या, इट विल अब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशंस, ठीक।
तो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एकेडमिक लेवल पर जो हम कोट कर सकें कि भाई ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, राइट। द नेक्स्ट पैरामीटर इज द लास्ट ऑफ दिस सीरीज इमिसिविटी। तो इमिसिविटी एक पैरामीटर के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ये रेशियो के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। देख लीजिए आपके सामने डेफिनेशन है, इमिसिविटी ऑफ एनी गिवन बॉडी, नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कोई भी जनरल बॉडी है जो एनर्जी एमिट करने की बात हो रही है उसी से रिलेटेड इमिसिविटी है ना। इसको रिलेटिव इमिसिव पावर भी कहते हैं, रिलेटिव इमिसिव पावर, रिलेटिव है ना, समझते हैं, क्योंकि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी बॉडी का डिफाइन करने की कोशिश करें, इसलिए रिलेटिव टर्म हो जाएगा। रिलेटिव इमिटेंस भी बोलते हैं या रिलेटिव इमिसिव पावर भी बोलते हैं, रिलेटिव इमिसिव पावर। So it is defined as the ratio of emissive power of the given body and the emissive power of the perfectly black body at the same temperature। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इमिशन बढ़ता है, इसलिए टेम्परेचर दोनों का सेम रखो, एक रखो। हाँ, एक बॉडी हमारे पास होगी, ये मान लीजिए कि जो है इसमें से एक हमारे पास जनरल बॉडी है और एक इसमें से ब्लैक बॉडी है। तो जो दोनों ही सेम टेम्परेचर रखा जाए तो किसका इमिसिव पावर ज्यादा होगा, किसका इमिशन ज्यादा होगा, ब्लैक बॉडी का ज्यादा होगा। ये हम लॉ के फॉर्म में समझाने की बात कर रहे थे ना कि जो गुड ऑब्जर्वर होगी इमिटर होगा, तो जो ब्लैक बॉडी होगी सबसे ज्यादा इमिट करेगी और जो जनरल बॉडी होगी वो उससे कम इमिट करेगी। तो जो ई होगा रेशियो वो गिवन बॉडी के लिए क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा और इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो ई बराबर छोटा ई बराबर ई अपान ई भी, अगर ये बॉडी भी मान लो कि कौन सी होगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपान परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ई इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अभी हमने डिफाइन किया था ए इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए और ई दोनों की ही वैल्यू क्या है, 1 है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाद में उसको ड्राइव कर लेंगे कि ए और ई की वैल्यू 1 है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन ए और ई की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, सेम रहेगी हमेशा किसी भी गिवन बॉडी के लिए, वो लेस देन 1 होगी, है ना। कोई बॉडी है तो अगर उसका ए 0.5 है तो उसका ई भी 0.5 होगा, अगर उसका ए 1 है तो ई भी 1 है, समझ गए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो फॉर एनी अदर बॉडी ई विल बी लेस देन 1, तो इसी तरीके से फॉर एनी अदर बॉडी ए विल बी आल्सो लेस देन 1, समझ गए ना बात को। तो ए और ई की वैल्यूज हमेशा सेम होंगी गिवन बॉडी के लिए, वो लेस देन 1 होगी जनरल बॉडी के लिए, राइट। बस ये हो गया आपके पास पैरामीटर। हम डिटेल में जाना चाह रहे हैं, हम डिटेल में जा रहे हैं ताकि हमको हर चीज यहाँ पे एक हमको टाइम मिला है कि हम उसको पूरी चीज को एक बार पढ़ लें, है ना, तो ताकि कुछ भी अगर आपका इसमें कोई चीज छूट गई है, रह गई है, तो दिस शुड बी द लास्ट चांस टू यू, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप इस चीज को सीख लो, फिर बाद में हम लोग, है ना, फिर वापस इन सब बातों को नहीं करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे। तो नाउ वी गो फॉर लॉज रिलेटेड टू हीट रेडिएशन। लॉज रिलेटेड टू हीट रेडिएशन देख लीजिए। फर्स्ट वन इज प्रीवोस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या है बात करेंगे डिटेल में। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ रिलेटेड टू रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, ये हमारे एनसीईआरटी में इसको डिटेल में दिया है, बाकियों को बहुत, है ना, जस्ट मेरे ख्याल से ओवरव्यू दे दिया होगा तो भी हम समझ सकते हैं कि हम उसको वहाँ पे नहीं देख पाएंगे डिटेल में, हाँ, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होंगे और इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डेफिनेटली हम इसे पढ़ेंगे, और उसके बाद है वीन्स लॉ। वीन्स लॉ बोलते हैं इसको, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। तो हम इसमें से शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबको समझाते हैं, कुछ इसमें से जस्ट डिस्कशन के फॉर्म में होंगे, कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्म में होंगे, जो जैसा होगा उसको उस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, और तब ये जाके हमारा ये हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक है कंप्लीट होगा। तो मैं आपको प्रीवोस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज समझाता हूँ और बाकी एक एक करके समझाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अगली क्लास में बस हम लोग एक क्लास और लेंगे और ये ट्रांसफर का आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल एबल टू फिनिश ऑल दीज लॉज, और हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं डाउट सेशन में आके उस चीज़ को, ठीक है। तो आज यहीं पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू।